हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला इंग्लिश लिटरेचर में। कैसे हैं गाइस। इस पैंडेमिक में हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपनी कोशिशों से आगे बढ़ते रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्निज़्म एंड अगाथा क्रिस्टी के बारे में। और ये अक्सर एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। पोस्ट मॉडर्निज़्म का पीरियड स्टार्ट होता है 1950 टू 2000 तक, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद लोगों के बिलीव्स, लोगों के सोचने का तरीका, लोगों को जानने का तरीका सब ख़त्म हो गया था। अब वो एक नई फ्रेश स्टार्ट चाहते थे। और इसी दौरान 1968 में एक थिएटर एक्ट पास हुआ जिसने ब्रिटिश की सेंसरशिप को अबोलिश कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। ड्रामा, आपको पता होगा जो एलिजाबेथन पीरियड था, यानी कि शेक्सपियर, बेन जोन्सन का टाइम पीरियड था, तब ड्रामा फ्लरिश हुआ था, यानी कि गोल्डन पीरियड माना जाता था गाइस उस टाइम को। तो इसी तरह पोस्ट मॉडर्निज़्म में भी ड्रामा फ्लरिश एक बार फिर से हुआ। 20th सेंचुरी के ड्रामा को स्प्लिट ड्रामा बोला जाता है। जैसे कि आपने साइकोलॉजी में स्प्लिट पर्सनैलिटी को सुना होगा, सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी को, कि आदमी सोचता कुछ है, करता कुछ है, एक पर्सनैलिटी उसकी दूसरी होती है, एक पर्सनैलिटी दूसरी होती है। स्प्लिट्स मतलब किसी भी भाग को दो भागों में विभाजित कर देना। इसी तरह 20th सेंचुरी का जो ड्रामा था वो कई सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे कि इसमें फेमस स्कूल्स थे: थिएटर ऑफ वर्ड, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, एपिक थिएटर, अब्सर्ड थिएटर, थिएटर ऑफ एंगर एंड किचन सिंक ड्रामा। तो ये एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा भी गया है कि कौन कौन से ड्रामाज इस टाइम पीरियड में फ्लरिश हुए थे। ठीक है, बिफोर वी नो दैट कि पोस्ट मॉडर्निज़्म क्या है, हमें कंपैरिजन करना है मॉडर्निज़्म से, क्योंकि मॉडर्निज़्म और पोस्ट मॉडर्निज़्म जस्ट लाइक टू फेस ऑफ कॉइन, मतलब जस्ट एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं। क्योंकि मॉडर्निज़्म में हम जो उनका वर्क था उसको एवेंट ग्रेडे वर्क बोला जाता था 1910 से 1930 तक, और जो पोस्ट मॉडर्निज़्म का था उसमें विजुअल आर्ट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है। इसके राइटर टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस, इज़रा पाउंड हैं। इसके राइटर अगाथा क्रिस्टी है और पीटर एक्रॉयड है, जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में नेट में पूछा गया था, और बहुत से राइटर्स हैं गाइस। ठीक है, विजुअल आर्ट इन्फ्लुएंस रहा है। न्यू नैरेटिव टेक्निक्स इन्होंने यूज़ की है थॉमस पाइनचॉन ने। ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निज़्म में सब्जेक्टिविटी को कंसीडर किया गया था, क्योंकि इतनी क्रुएल्टी हो रही थी। जो 1914 का वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो लोगों ने इतनी क्रुएल्टी देख ली थी, इतना निराश हो गए थे। वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को डिप्लॉय कर रहे थे अपने पोएम्स के थ्रू, जैसे कि आपने वार पोइट्स पढ़े होंगे। ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निज़्म में मेटाफिक्शंस वर्क को ज़्यादा लिया गया था। फ्रेम नैरेटिव स्टोरी थी, मतलब एक स्टोरी में ही दूसरी नैरेटिव स्टोरी चल जाती थी। जैसे कि आपको याद होगा कि क्रिस्टोफर मार्लो की स्टोरीज़ हमेशा ऐसी रही है। ठीक है, मेक इट न्यू स्लोगन उन्होंने करा था। जैसे विक्टोरियन पीरियड में आर्ट फॉर आर्ट सेक था, फिर मॉडर्निज़्म में आर्ट फॉर लाइफ सेक आया, परंतु इन्होंने किसी भी स्लोगन को डिनाई किया है। इन्होंने हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शंस टर्म्स को यूज़ ज़्यादा किया है, यानी कि हिस्ट्री और ग्राफिकल यूज़ ज़्यादा की है। लिंडा हचनसन ने ये टर्म क्रिएटेड की थी। ठीक है, इसमें लिटरेरी डिवाइस एलिसिएशन, एलिनेशन और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा डिप्लॉय की गई थी। रिजेक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड फ्रस्ट्रेशन था, परंतु इन्होंने हिस्ट्री को कंसिडर किया। और पोस्ट मॉडर्निज़्म में ना नो लॉन्गर बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ यूटोपिया। जो थॉमस मोरे ने यूटोपिया वर्ड जनरेट किया था, एक वर्क किया था कि सारी सोसाइटी में बहुत अच्छा होगा, राम राज्य है, जैसे कि हम सतयुग की कल्पना करते हैं। परंतु अब इतने युद्धों को देखकर पोस्ट मॉडर्निज़्म वालों का बिलीव है ना यूटोपिया से उठ गया था। वो रोमांटिसिज्म के, जैसे जॉन किट्स माय फेवरेट है, और इनके नेचर से है ना अब दूर भागने लगे थे। इनके प्लॉट्स जो ड्रामा में थे वो नॉन लीनियर टाइम पीरियड था। प्लॉट जंप हो जाता था, कभी पास्ट में चला जाता था, कभी प्रेजेंट में, जैसे आपने मिसेस डॉलरबॉय का पढ़ा होगा। और
वर्जीनिया वुल्फ की टू द लाइट हाउस में पढ़ा होगा। तो उसमें प्लॉट का कोई नहीं था। आज भी स्टोरी आप फिल्मों में देख लो, आप स्टोरीज़ कभी प्रेजेंट में आ जाते हैं, कभी फ्यूचर में आ जाती है, कभी पास्ट में चली जाती है, ठीक है। तो उसी तरह था, फोकस ऑन द पर्सनल दैन सोशल। वो पर्सनल फीलिंग्स पर ज़्यादा करते थे, सोशल्स की तरफ ध्यान नहीं देते थे। मैजिकल रियलिज्म, जैसे कि सलमान रश्दी का पोएम था मिडनाइट चिल्ड्रन, जो बुकर प्राइज़ विनर है, बुकर्स ऑफ बुकर प्राइज़ भी उन्होंने ही लिया था। तो मैजिकल रियलिज्म में उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म वाले इस मैजिकल रियलिज्म टर्म को ज़्यादा यूज़ करते थे। फर्स्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट जो माना गया है डॉर्थी रिचर्डसन को माना गया है, क्योंकि उन्होंने वर्जीनिया वुल्फ की तरह ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटरनल मोनोलॉग, इन सब को टेक्निक्स को यूज़ किया है गाइज। तो इसलिए इनको माना गया है। अब हम करते हैं अगाथा क्रिस्टी के बारे में। अगाथा क्रिस्टी इनका टाइम पीरियड 1890 से 1976 तक रहा है। इन्हें क्वीन ऑफ क्राइम कहा जाता है। जैसे आपको याद होगा कि मैरी शेली ने फ्रैंकस्टीन लिखी थी, तो जब लिखी थी तब बहुत बड़ा हंगामा हो गया था कि एक लेडी ने किस तरह से क्राइम सीन को जनरेट किया है, ठीक है। तो उसी तरह अगाथा क्रिस्टी ने भी अपना नाम जनरेट किया। सेल्फ स्टडीड थी, जैसे विलियम ब्लेक सेल्फ स्टडीड हैं, और सोमरसेट मुगम जी सेल्फ स्टडीड हैं पर्सन। तो उसी तरह सेल्फ स्टडीड हैं। सर्व ड्यूरिंग वर्ल्ड वार में एज ए फार्मेसी असिस्टेंट रही हैं वो, केवल पता है किस लिए, कि उनको ना पॉइज़न की नॉलेज हो जाए कि एक पॉइज़न को हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं, ताकि वो अपने जॉनर में जॉनरा जो उनका ये कहो कि यूएसपी थी जो जिनकी कि मर्डर मिस्ट्री वगैरह की क्राइम सेक्शन में, वो किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। इनका जॉनरा था मर्डर मिस्ट्री, डिटेक्टिव स्टोरी, क्राइम फिक्शन, थ्रिलर। मोस्ट रीडेबल राइटर रही हैं गाइज ये, और इन्होंने गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन करा है। क्लासिक मर्डर मिस्ट्री नॉवल लिखे हैं। इनका वर्क है द मिस्टीरियस अफेयर ऑफ द स्टाइल्स। इट वाज ए पेन पब्लिश बुक बाय पेंगुइन ग्रुप में लिखी है इन्होंने, ठीक है। और हाँ, और अब नेक्स्ट इसी नॉवल में उन्होंने क्या करा था, एक फेमस इनका करेक्टर है हरक्यूल पॉयरेट और मिस पर्पल। गाइज आपको ना कुछ करेक्टर्स भी दे सकते हैं कि ये करेक्टर किसने ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे हार्डी के प्रेयर में अलग अलग करेक्टर्स हैं, और आपको याद होगा कई तरह के फेमस करेक्टर्स अलग अलग राइटर से एसोसिएटेड रहे हैं। मर्डर ऑफ द रोजर एक्रोइड, इसमें प्ले में क्या होता है, जो उनका हरक्यूल पॉयरेट होता है ना, वो एक गांव में जाता है जिसने रोजर एक्रोइड की मिस्ट्री को सॉल्व किया था, तो वो वहीं पर जाकर रिटायर हो जाता है। एंड देन देयर वर 1939, ये 10 लिटिल नाइजर्स की है, जो मिनिस्ट्रल सॉन्ग्स में जाते हैं, और फिर बाद में ये टाइटल भी है ना उसी लास्ट के 5 वर्ड से लिया गया है। और इसमें ना किस तरह लोगों का मर्डर हो जाता है वो दिखाया गया है। और माउस ट्रैप प्ले तो बहुत ही ज़्यादा अगाथा क्रिस्टी का रहा है, और कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। परफॉर्म 1952 से लेके 2020 तक का है, और कोविड-19 के कारण ये प्ले रुका है गाइज। और इसका जो एंडिंग है ना बड़ी क्लासिकल है, और इसमें ना थिएटर्स में जो ऑडियंस जाती है उनको एंडिंग बताने से मना कर देते हैं कि आपको बाहर डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो और ये जो प्ले था माउस ट्रैप, उन्होंने अपने सूडोनेम यानी कि मैरी वेस्ट वॉकआउट से के नाम से लिखा है। तो कैसा लगा मेरा प्रयास आपको? इन प्लेस के आपको नाम याद रखना है, माउस ट्रैप नाम याद रखना है, पीटर एक्रोइड नाम रखना है। अगर आपको मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के क्राइटेरिस्टिक्स समझ में आ गए हो ना, तो आपको पोस्ट मॉडर्निज्म के लिटरेचर आसानी से समझ में आएंगे। इसलिए मेरा ये प्रयास था। अगर आप को जेन्युइन में फ्री में, यानी कि आप इंग्लिश लिटरेचर के लवर हैं और जेन्युइन में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं फ्री बैच भी स्टार्ट करने जा रही हूँ उन नीडी लोगों के लिए। मेरी तरफ से तो यही हेल्प है इस टाइम पर, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।